प्रजापति फैक्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक प्रजापति। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या कोरोना की तीसरी लहर को रोक सकता है? भारत ने अब धीरे धीरे खुलना शुरू कर दिया है। अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी बेहद भयंकर लहर ने देश में भारी तबाही मचाई, लेकिन जून में संक्रमण की दर कम होती देख प्रशासन ने अधिकांश राज्यों में कोरोना से संबंधित प्रतिबंध या तो हटा लिए हैं या बहुत मामूली प्रतिबंध लागू हैं। जबकि जानकार कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर अगले कुछ ही महीने में दस्तक दे सकती है। बल्कि कुछ विशेषज्ञों ने तो कहा है कि तीसरी लहर 10 से 12 हफ्ते में ही आ सकती है। भारतीय अदालतों ने राज्य सरकारों से उनकी तैयारियों को लेकर सवाल किए हैं। ज्यादातर लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता है। कुछ का मानना है कि नया डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना वैक्सीन पर भी भारी पड़ सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ही जुड़ा है, जिसकी सबसे पहले भारत में ही पहचान की गई थी और यही वेरिएंट भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कारण बना था। लेकिन ये चिंताएं कितनी वाजिब हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार संक्रमण की और लहरें आ सकती हैं, लेकिन ये कितनी भयावह होगी, ये कई कारकों पर आधारित है। नए वेरिएंट का खतरा डेल्टा वेरिएंट की वजह से भारत को कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना पड़ा, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार अगर वायरस के प्रसार को अति संवेदनशील आबादी में फैलने से रोका नहीं गया तो कोरोना के ऐसे कुछ और वेरिएंट आ सकते हैं। भारत सरकार ने पहले ही डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक घोषित कर दिया है, लेकिन अब तक ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये परिदृश्य कुछ ही हफ्तों में बदल भी सकता है। एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर ललित कांत के अनुसार नए वेरिएंट की जल्द से जल्द पहचान जरूरी है। वे कहते हैं कि हमें सीक्वेंसिंग के और प्रयास करने होंगे। हमें नए वेरिएंट्स को जल्द से जल्द पहचाना होगा और कंटेनमेंट के नियमों का पालन करना होगा ताकि नए वेरिएंट्स के खतरे को कम रखा जा सके। भारत ने जून महीने तक करीब 30,000 सैंपल सीक्वेंस किए हैं, लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि अभी और किए जाने की जरूरत है। डॉक्टर ए फतेहुद्दीन, जो हजारों कोविड मरीजों का इलाज कर चुके हैं, वे कहते हैं कि मौजूदा टीके अब तक के सभी वेरिएंट्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये आने वाले वेरिएंट्स पर भी काम करेंगे। ऐसा भी देखा गया है कि वैक्सीन लगी होने के बाद भी कुछ लोग बीमार पड़े। इनमें उन लोगों की संख्या ज्यादा थी जिन्हें सिर्फ वैक्सीन की एक डोज लगी थी। डॉक्टर फतेहुद्दीन का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर आना तो निश्चित है, लेकिन कुछ सावधानियों के जरिए इसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता है और इसके लिए वायरस की म्यूटेशन को समझना और सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है। वे कहते हैं, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो तीसरी लहर की रफ्तार उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज हो सकती है। क्या टीकाकरण और पिछला संक्रमण काफी है? तीसरी लहर का प्रभाव और इसका प्रसार इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भारतीय आबादी में इम्यूनिटी कितनी है। इसके दो माध्यम हैं। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उन्हें कोरोना से संभावित इम्यूनिटी मिल चुकी है, साथ ही जिन लोगों को एक बार कोरोना संक्रमण हो चुका है उन्हें भी इस वायरस से कुछ हद तक इम्यूनिटी मिल गई है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर में वैक्सीन लगवा चुके और पहले संक्रमित हो चुके दोनों तरह के लोगों को भी संक्रमण हुआ था। भारत में अब तक सिर्फ 4% आबादी को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, जबकि 18% आबादी को वैक्सीन की एक डोज लग पाई है। डॉक्टर लहरिया कहते हैं कि अगर टीकाकरण की रफ्तार नहीं बढ़ाई गई तो देश में अब भी एक बड़ी आबादी है जो कोरोना की चपेट में आने के लिहाज से अति संवेदनशील है। हालांकि जिन लोगों को दूसरी लहर में कोरोना हुआ उन्हें भी संक्रमण से थोड़ी राहत मिल सकती है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की घोषणा वैज्ञानिक क्यों कर रहे हैं, लेकिन यह बता पाना भी आसान नहीं कि भारत में कितने लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी मिली है। किसी भी संक्रमण के बाद शरीर में कुदरती एंटीबॉडी पैदा होती हैं, उन्हें नेचुरल इम्यूनिटी कहा जाता है। इसका सही पता लगा पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब देश में संक्रमण फैला तब बहुत से शहरों में, कस्बों और गांवों में लोग अपना कोविड टेस्ट कराने के लिए भटक रहे थे। ऐसे में अधिकांश लोगों के पास कोई जरिया नहीं जिससे वो पता लगा पाएं कि उन्हें कोरोना संक्रमण हो चुका है। इसी तरह कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े पर सवाल उठे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मरने वालों की संख्या कम बताई गई। डॉक्टर लहरिया के अनुसार उन लोगों की संख्या जिन्हें पिछले
संक्रमण से इम्यूनिटी मिली होगी वो 40 से 50% के बीच हो सकती है। अशोका यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और बायोलॉजी के प्रोफेसर गौतम मेनन इस संख्या को और भी ज्यादा बताते हैं। वे मानते हैं कि ऐसे लोगों की संख्या 60 से 70% के बीच होगी। उन्हें विश्वास है कि भारत को दूसरी लहर जैसी किसी अन्य भयावह लहर का शायद सामना न करना पड़े, लेकिन वे सावधानी बरतने को बहुत जरूरी मानते हैं। वे कहते हैं अगर 20 से 30% आबादी भी संक्रमण से बची हुई है तो भी यह आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जिन्हें महामारी से बचाना होगा। इसके लिए बेहतर सर्विलांस की जरूरत है ताकि संक्रमण के मामलों को तेजी से पकड़ा जा सके, लेकिन ज्यादातर जानकार यह मानते हैं कि भारत को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ अब भी एक बड़ी आबादी है जिसे कोविड से खतरा है। डॉक्टर ए फतेहुद्दीन के अनुसार भारत का सारा जोर कोरोना की तीसरी लहर को टालने और इसके प्रभाव को सीमित करने पर होना चाहिए। वे कहते हैं थोड़ा हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में सोचिए, वो 1 साल से लड़ रहे हैं। हम थक चुके हैं, लोग अपने स्तर पर ढील न छोड़ें। मुझे लगता है कि हम तीसरी लहर को भी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, एक बार फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।